कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए एक और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसके बारे में देश के लोगों को कभी ईमानदारी से बताया नहीं गया। बताया तो गया है, लेकिन ईमानदारी से नहीं बताया गया, उसमें मिलावट कर दी गई। यह संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और इसके तहत उन्होंने वर्ष 1943 में सिंगापुर में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन भी कर लिया था और इस सरकार में वो खुद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1765 से वर्ष 1900 के बीच ब्रिटिश हुकूमत भारत से आज के हिसाब से लगभग 65 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यानी 5,595 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गए। देख लीजिए आप, 5,595 लाख करोड़ रुपए। यह राशि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की जीडीपी से दुगनी है। इतना ही नहीं, अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत की जीडीपी को भी जोड़ लिया जाए तो यह पैसा उससे भी ज्यादा है। आज अगर यह पैसा भारत के 142 करोड़ लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 40 लाख रुपए आएंगे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें किस कदर लूटा, लेकिन हमारे नेताओं ने तब भी अंग्रेजों के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो संघ परिवार है तो इसके जो इतिहास है तो खुद ही अपना इतिहास झुठलाते हैं और किस तरह से झुठलाते हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि अंग्रेज जब आए तो हमको लूटा, इतना लूटा कि देश एकदम बर्बाद हो गया। एकदम सही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन इनके लूटने के पहले ये भी बात खुद कबूलते हैं कि देश जो है दुनिया का सबसे रईस देश था, सबसे धनवान देश था और पूरे दुनिया का 1/3 अर्थव्यवस्था हमारे देश के अंदर थी। तो ये वो कबूलते हैं। तो उस समय वो जो जमाना था, किसका जमाना था? उस समय तो कौन देश में राज करता था? मुगल करते थे ना। अब मुगलों को ये आक्रांता बोलते हैं, बोलते हैं कि पूरा देश लूट लिया, ये भी बोलते हैं ना। तो जो लोगों ने देश लूट लिया तो उस समय देश जो है दुनिया का सबसे रईस देश कैसे था? दुनिया के में सबसे ज्यादा मतलब तरक्की कौन से देश ने किया था? और जो लोगों की हालत थी, माली हालत, तो उस जमाने में बहुत अच्छी थी। तो ये विरोधाभास कैसे अपना इतिहास ऐसे पढ़ाते हैं, खुद ही उलट बांसुरी बजाते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि बहुत रईस देश था, एक तरफ बोलते हैं कि मुगल आक्रांता थे। हकीकत यह है कि जो मुगल हमारे देश में आए थे तो वो बाहर से जरूर आए लेकिन यहीं आके बस गए और उन्होंने जो सिस्टम बनाया तो वो बहुत तरक्की वाला सिस्टम था। और यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत चरम पे थी, बहुत शानदार थी और पूरे दुनिया में इसका कोई सानी नहीं था। ये सच्चाई है ना कि उन्होंने इस तरह से सब पूरा सिस्टम बना दिया। अब जैसे अकबर के जमाने में ही जो जमीन का जो रिफॉर्म उन्होंने किया तो वो आज भी चालू है कि जिस तरीके से जमीन का कैसे हिसाब किताब होना है, कैसे जमीन का नापना है और कैसे जो जैसे कि जमीन का इस्तेमाल करना है, तो ये सब अकबर के जमाने का बनाया हुआ है जो आज भी चालू है। और उसी तरीके से जो भी देश में तरक्की था तो देश में मतलब जो किसानी से जो चीजें होती थी तो उसको पूरा उपयोग होता था। तो बहुत सारे कारखाने, उस जमाने कारखाने चलते थे। तो जैसे कि वस्त्र उद्योग है तो हमारे यहाँ कपास होता है तो उससे वस्त्र पूरे बनाए जाते थे अलग अलग तरीके से। और वो जो सिस्टम बना था तो वो आज भी चालू है। तो जैसे बनारस की साड़ियां हो गई, जो गुजरात है तो वहां पे अलग अलग तरीके के कपड़े बनाए जाते थे, महाराष्ट्र में बनाए जाते थे और भी बहुत जगह ऐसे उस समय कल कारखाने लगे हुए। और उसी तरीके से और भी तरीके की चीजें जो होती थी तो उसी वजह से जो देश था तो वो बहुत ज्यादा संपन्न था। तो ये जो है कुछ भी पटांग इतिहास पढ़ा रहे हैं। अब अंग्रेजों की बात कर लें तो जब अंग्रेज लूट रहे थे तो इन लोग संघ परिवार के लोग क्या कर रहे थे? अब ये 1925 में तो खैर आरएसएस बना, उसके पहले भी तो ये जो
मनुवादी लोग थे ना देश में, बल्कि मनुवादी लोग जो थे तो वो तो किसी मतलब जो भी ये है वो उनका अलग हिसाब किताब है। वो तो शूद्र बना के रखे हुए हैं पूरे देश के लोग को। जो 85% जनसंख्या है वो SC ST OBC मुसलमान, तो इनको तो शूद्र बोलते हैं ना, और उनको बोलते हैं कोई हक नहीं है। तो ये कौन सा सिस्टम है कि जहां पे आप इंसान को इंसान ही नहीं मानो, उनको गुलाम बना के रखो, है ना। तो ये भी तो है, ये इस तरह से बात करते हैं। और उसके बाद में जो अंग्रेजों की बात करते हैं कि अंग्रेज जो है लूट रहे थे, तो ये सो रहे थे क्या? ये तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इनमें इनके संघ परिवार सिर्फ एक ही आदमी था, वीर सावरकर, जो शुरुआत में अंग्रेजों से लड़ा। तो अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दे दी। अब काला पानी की सजा से डर गया वो, तो लगातार माफी मांगता था। 6 बार माफी मांगा अंग्रेज कि अगर आप मुझे माफी दे देंगे तो मैं आप लोग के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा और आप लोग की खिदमत करूंगा। ये सब चिट्ठी लिखता था। तब जाके उसको सजा माफ किया अंग्रेजों ने, अब उनकी एक पेंशन भी दे दिया। तो उस जमाने में शायद 40 रुपया महीना कुछ मिलता था, जो बहुत ज्यादा पैसे होते। उस जमाने में अच्छे अच्छे जो बड़े ओहदे पर लोग होते थे, उनकी तनख्वाह कितनी होती थी? 10 रुपया महीना। तो ये पेंशन किस बात का मिलता था? कुछ तो काम करते होंगे ना। तो वो क्या काम था ये भी लोग जानते हैं कि मुखबिरी किया करते थे। तो ये एक सावरकर जो थे, तो वो पहले लड़े, लेकिन बाद में अंग्रेजों से ही माफी मांग के और अंग्रेजों का ही काम करते रहे। और उसके बाद में आजादी की लड़ाई के समय जो गांधी जी ने भारत छोड़ो और उसके बाद में और भी सत्याग्रह करते थे, आंदोलन करते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट किए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते थे। तो ये संघ परिवार के लोग तो कोई भी शामिल नहीं हुए। नाम बता दीजिए, आज भी नहीं बता पाएंगे कि कौन इनका जो संघ परिवार का आदमी था जो ये मूवमेंट में साथ रहे। अब बात कीजिए कि जो सुभाष चंद्र बोस को अभी लोग बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ में नाइंसाफी हो गई, उन्होंने ही देश आजाद किया, वही पहले प्रधानमंत्री थे। तो सच्ची बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस में ही थे ना, लेकिन कांग्रेस में 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। तो ये जो गरम दल वाले थे, तो वो बोलते थे कि हथियार उठाने पड़ेंगे लड़ने के लिए। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। बाद में फिर इसीलिए उन्होंने भारत से निर्वासन किया, बर्मा गए, वहां से फिर हिटलर से मिले जर्मनी में, जापान गए थे और उनसे कहा था कि हमको देश को आजाद कराइए और हम आपका साथ देंगे। तो वो अपना मूवमेंट कराए और वो अपनी आर्मी बनाए। तो वो ठीक अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जो अहिंसा का रास्ता है, जो गांधी जी का रास्ता है, तो उस पे कांग्रेस चलती थी। तो उस पे गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए थे। अब जैसे दांडी यात्रा की थी, किस लिए की थी? कि जो नमक का कानून था उसको तोड़ने के लिए। और क्यों? तो अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था कि कोई भी खुद नमक नहीं बना सकता है। नमक जो है सिर्फ सरकार बनाएगी और उस पर टैक्स लगाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं नमक बनाऊंगा और टैक्स नहीं दूंगा। तो गांधी जी दांडी गए थे, नमक बनाया। तो इससे क्या मैसेज दिया कि ये जो अंग्रेज जो लूट रहे हैं, तो कैसे लूट रहे हैं? तो हमसे टैक्स वसूलते हैं कि और हम हमारा ही जो सिस्टम है, हमारा ही जो हम जो कर सकते हैं, तो वो सब हमको नहीं करने देते, है ना। तो उसी के खिलाफ उन्होंने दांडी यात्रा की थी। तो ये बहुत बड़ा कदम था ना कि हमारा हक जो है वो हमको मिलना चाहिए। तो ये मैसेज था। उसके बाद में जो भी आंदोलन गांधी जी ने किया और कांग्रेस ने किया, तो वो गांधी जी बोलते थे अहिंसा के रास्ते से ही हर चीज का हल निकलता है, बंदूक के रास्ते से नहीं निकलता है। तो वो सही बात है। अब बंदूक की नोक पर किसी को डरा देंगे और उसको अपना गुलाम बना देंगे, लेकिन विद्रोह कभी ना कभी होगा, है ना। तो ये जो है पूर्ण जो बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता है।
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये होता है कि आप बैठ के बातचीत करो, अपने जितने भी समस्याएं हैं उसका हल निकालने की कोशिश करो, और जो दूसरी पार्टी है तो अगर वो समझदार है तो समझेगी, और उसके बाद में फिर जो भी समझौता होगा। तो अंग्रेज जो थे वो किस तरह के लोग थे? तो अंग्रेज जो थे तो उसमें एक जो ये एक सभ्य समाज की बात की जाए तो उस तरह के लोग थे। मतलब अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं। अगर वो तैयार नहीं होते तब अलग बात थी, तब फिर कोई रास्ता नहीं होता है उसके अंदर, तो फिर वो सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। आप कितना भी बंदूक उठा ले, आप सोल्यूशन इतना जल्दी नहीं निकलेगा या परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो गांधी जी ने जो अहिंसा का रास्ता अपनाया था तो उसी के तहत वो काम किए, और अंग्रेज जो है वो उनको फिर जेल में डालते थे, नेहरू जी को जेल में डाल देते थे, है ना। तो इन लोग बोलते हैं कि वो तो बहुत आराम वाली जगह होती थी। अब जैसे कि गांधी जी को नजरबंद कर दिया था पूना में, जो ये जो महल था वहां पे नजरबंद किया था, तो वो तो आराम से रहते थे। अगर इतना आराम था तो ये संघी लोग क्यों नहीं किए, है ना। तो सवाल उठता है कि वो तो संघी लोग जो है वो अंग्रेजों की गुलामी से कोई उनको दिक्कत नहीं थी। वो बोलते थे कि हम अंग्रेजों की गुलामी कर लेंगे, लेकिन हमको ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पर जो शूद्र लोग हैं हमारे बराबरी पर आ जाए। और जबकि जो हमारे देश के निर्माता जो लोग हैं, गांधी जी, नेहरू जी और जो बड़े नेता थे, तो वो कहते थे कि देश जब आजाद होगा तो ऐसा देश होगा जहां पर समानता का अधिकार सबको है ना, वहां पे कोई ऊंच नीच और जाति पाति ना हो, सब बराबरी से रहे। तो ये बात करते थे, तो जो कबूल नहीं था संघियों को। तो ये जो है, अब जब देश आजाद हो गया, अभी संविधान बन रहा था, तो उसका भी विरोध किया ना, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान था कि सबको समानता का अधिकार है, कि वोट का अधिकार सबको है, सबका वोट का सबके वोट बराबर है, चाहे वो गरीब आदमी वोट दे रहा हो चाहे अमीर दे रहा हो, तो सब उसका वैल्यू दोनों बराबर है। उसके बाद में जो समानता का अधिकार है, जो कानून है सबके लिए बराबर होगा, जो हक होगा सबके लिए बराबर होगा। अब ये फिर यहाँ तक कि जो SC ST समाज है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हजारों साल से उनको दबाया गया, तो उनको अब उठाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ चुके हैं। तो उनके लिए कुछ अधिकार, उनको हक मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई शिक्षा में, नौकरी में, जो बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बिना इन लोग ऊपर उठ ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें किया, और इसी का विरोध जो है ये संघी लोग करते थे। तो बता दीजिए कि कैसे इन लोग जो है अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं, और ये जो कांग्रेस है वो देश विरोधी है बोलते हैं। जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई उसको भी देश विरोधी बोलते हैं। जिस कांग्रेस ने संविधान लाया, जिस कांग्रेस ने इतने काम किए, उनको देश विरोधी बोलते हैं। अब ये जैसे कि मोदी जी सत्ता में आ गए तो क्या किए हैं 10 साल में, और ये तो पूरे मतलब तैयारी में थे कि 400 पार कर देंगे और संविधान ही खत्म कर देंगे, है ना। तो ये सीधी बात है कि अगर सच्चे होते इन लोग तो अंग्रेजों से लड़ते, अंग्रेजों से डरते नहीं, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगते, और फिर जो आजादी के बाद में जो लोकतंत्र आना चाहिए, तो किस तरह का लोकतंत्र आना चाहिए। तो ये जो मनुवादी जो सोच है, जो जो, जो ये अपने हिसाब से मतलब कि शूद्रों को हक नहीं देना चाहती है, तो ये कौन सी आजादी हो गई, कौन सा लोकतंत्र हो गया। तो ये सब बातें हैं, और इस पे ये कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन सच्चाई तो सामने आ जाती है, जनता समझती है, इतिहास भी है, लोगों को पता है। तो झूठ तो चलता नहीं है। अब या झूठ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं, तो हर तरह से फंसते दिखते हैं ये लोग। इनका इतिहास सब गलत
इनके जो जो सोच है वो पूरी गलत।